हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी में फ्लेमिंगो में फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, द लास्ट लेसन। ओके, तो अभी देखिए शुरू करते हैं। अभी इसमें फर्स्ट पेज पे अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ऑथर के बारे में है। तो हमें ये तो मतलब आप ऑथर्स के नाम याद कर लीजिए विद चैप्टर नेम, तो बस आपके लिए अभी ये काफ़ी है। और नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनका मतलब हमें टेक्स्ट पढ़ के निकालना है, मतलब टेक्स्ट से हमें इन्फर करना है उनका मतलब। तो अभी हम इनको देखेंगे जब ये हमारे कंटेंट में आएंगे। तो अभी हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Am Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rules for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है फ्रेंड्स कि उस दिन जो बच्चा है जिसके बारे में ये स्टोरी है, उसने मतलब ये उसके तो ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है। तो इसमें लिखा है कि उस दिन मैं अपनी स्कूल जाने के लिए उस सुबह में थोड़ा लेट निकला था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हेमिल जो टीचर है हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करने वाले थे और मुझे एक शब्द भी नहीं आता था। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भाग जाऊं, बंक मार लूं और बाहर जाके मज़े करूं, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत ही गर्म और बहुत ही अच्छा सुहावना था। जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे जंगलों में, और जो खाली मैदान में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे आरा मशीन के मिल में। इट वॉज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही आकर्षक था देन द पार्टिसिपल्स, मतलब जो पार्टिसिपल्स का जो लेसन था उसके बारे में जो पढ़ाया जा रहा था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सब चीज़ें थी। पर जो ये बच्चा है इसके मन में रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये अपने आप को रोक लेता है, अपने मन को कंट्रोल कर लेता है और जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो इसमें आगे लिखा है कि बच्चा जैसे ही टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। बुलेटिन बोर्ड मतलब जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, जैसे स्कूल्स में डिस्प्ले बोर्ड होता है उसी तरीके से टाउन के लोगों के लिए बुलेटिन बोर्ड था। तो पिछले 2 सालों से जो भी सारी बैड न्यूज़ आ रही थी, मतलब जो भी सारी दुखद न्यूज़ आ रही थी, वो उस बुलेटिन बोर्ड पे चिपकी रहती थी हमेशा। द लॉस्ट बैटल्स मतलब जो वॉर चल रहे थे तो उनमें जो अगर हार जाते थे उसके बारे में होता था, कोई नया ड्राफ्ट या नया ऑर्डर आता था उसके लिए लिखा हुआ होता था। तो मैंने अपने आप से सोचा चलते चलते ही, मतलब मैं चल रहा था और मेरे मन में ख्याल आया कि अब क्या हुआ होगा। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." तो जैसे ही मैं जल्दी जल्दी वहाँ से गुज़र रहा था तो जो लुहार है जिसका नाम वॉचर है वो भी वहाँ पे था और उसका एक नया सहयोगी भी उसके साथ था। तो वो बुलेटिन बोर्ड पे खबर पढ़ रहा था, तो उसने मुझे देखा और उसने मुझसे कहा कि बच्चे इतना तेज़ मत जाओ, तुम अपने स्कूल में बहुत टाइम है, तुम्हारे स्कूल मतलब आराम से तुम स्कूल में पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं कि अभी तो बहुत वक्त है। इसलिए मैं जल्दी भागा और मिस्टर एम हेमिल जो उसके टीचर हैं उनके जो गार्डन है उन तक पहुंचा जल्दी से, मतलब मेरी सांस भी फूल गई थी, इतनी जल्दी चल रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल
which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो इसमें क्या लिखा है कि आगे बच्चा कहता है कि यूजुअली मतलब नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्योस होता था, मतलब बहुत ज़्यादा फुर्ती वगैरह और आवाज़ें वगैरह, मतलब नॉइज़ टाइप का एक क्योस होता था जो मतलब स्ट्रीट पे भी, मतलब स्कूल के बाहर स्ट्रीट पे भी सुना जा सकता था, जिससे डेस्क के खुलने और बंद होने की, जो ड्रॉवर से खुलने बंद होने की आवाज़ें, और टीचर जो पढ़वाते थे उनको सारे बच्चे एक साथ मिलके यूनिसन में, मतलब साथ में मिलके उनको रिपीट करते थे, जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ाए जाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब कानों के ऊपर हाथ लगा के और फिर बोलते थे ताकि उनको अच्छे से समझ आए। और टीचर के जो रूलर होती है, मतलब स्केल होती है, उसको टेबल पे रैप करने की आवाज़ें, यह सब, मतलब इन सब चीज़ों से एक बस्सल होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत था, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी या किसी भी प्रकार की नॉइज़ या कुछ भी नहीं था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मतलब हमेशा और बाकी दिन मैंने ये जो कमोशन, मतलब एक साथ जो इतनी सब कुछ बसल वगैरह हुआ करता था, उसका फ़ायदा उठा के मैं चुपके से अपनी डेस्क पे पहुंच जाया करता था बिना किसी को दिखे. पर आज जैसे कि सब कुछ शांत था, तो संडे मॉर्निंग की तरह, संडे मॉर्निंग में मतलब बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं तो एकदम सब कुछ स्कूल में शांति होता है, तो उसी तरीके से आज एक संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था. तो आज मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब क्लास में जाने के लिए. तो थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. I had to open the door and go in back before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो मैंने खिड़की से देखा तो मेरे सारे क्लासमेट्स सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एम हेमिल वो अपनी जो स्केल है उसको अपनी आर्म्स में, अपनी आर्म पिट में दबा के जैसे भी वॉक कर रहे थे, मतलब आगे, मतलब पूरी क्लास में राउंड मार रहे थे. तो फिर मुझे गेट खोल के और सबके सामने अंदर जाना पड़ा, क्योंकि वैसे ही सब कुछ शांत था. तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे को कितनी शर्म आ रही थी और कितना डर लग रहा था कि मैं लेट था. बट नथिंग हैपेंड. एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. लेकिन उस दिन कुछ हुआ नहीं. एम हेमिल ने सिर्फ मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा कि मैं अपनी जगह पर जल्दी से जाके बैठ जाऊं. उन्होंने कहा कि वो ये नया चैप्टर मेरे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो मैं जल्दी से अपनी कुर्सी, अपनी टेबल, अपनी बेंच पे जाके बैठ गया. लेकिन जब तक मेरा डर नहीं निकला, मतलब थोड़े टाइम के बाद जब मेरा डर निकल गया, तब मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं एम हेमिल, वो एक सुंदर सा हरा कोट पहन के आए थे, एक फ्रिल वाली शर्ट पहन के आए थे, और एक ब्लैक सिल्क कैप लगा के आए थे जिस पे एम्ब्रॉयडरी थी. और जो कैप और जो क्लोथ्स वो सिर्फ कोई स्पेशल डेज़ पे ही पहनते थे, जैसे कोई इंस्पेक्शन पे कोई बाहर से आए, या फिर जिस दिन कोई एनुअल डे हो, प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हों. बिसाइड्स द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. इसके अलावा पूरी स्कूल में मतलब एकदम अजीब सा और एकदम पीसफुल सा वातावरण था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everyone looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और सब कुछ शांत और अजीब था.
पर जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, जिस चीज़ को देख के मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बैंक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, जो पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे आज गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे। जैसे ओल्ड होज़र था, उनमें से जो तीन कॉर्नर वाली हैट पहन के बैठे थे, द फॉर्मर मेयर, मतलब पहले जो मेयर था, अभी कोई और मेयर है लेकिन जो पहले जो मेयर था वो बैठे थे, दो पहले के पोस्ट मास्टर बैठे थे और बाकी और लोग भी बैठे थे। सब लोग दुखी लग रहे थे। और जो ओल्ड होज़र हैं उनके पास एक पुराना प्राइमर था। प्राइमर मतलब वो नहीं होता बच्चों को स्कूल में नर्सरी में ABCD और अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग अप टू 10 और हिंदी में क ख ग व्यंजन वगैरह सिखाने के लिए यूज़ होता है, उसको प्राइमर बोलते हैं। तो वो एजेस पे मतलब अपने कोनों पे वो मुड़ा हुआ था, क्योंकि वो पुराना था तो चीज़ें मुड़ जाती हैं ना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हीज नीज़, तो वो उनके पास था, ओल्ड होज़र के पास, और उन्होंने अपनी घुटनों पे उसको रख के खुला छोड़ रखा था। और उनकी बड़ी बड़ी जो चश्माएं थी वो उन पेजेस में देख रही थी। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो इसमें आगे लिखा है कि जैसे ही फ्रैंक मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ये सब जो अजीब सब कुछ वातावरण है स्कूल में, ये क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, तभी एम हैमिल अपनी मतलब जो टीचर थे वो अपनी चेयर पे जाके बैठे और उन्होंने एक ग्रेव मतलब एक जो वियर टाइप की मतलब सैड टाइप की होती है, ग्रेव मतलब डीप, और एक जेंटल मतलब डीप लेकिन बहुत ही नर्म टाइप की उन्होंने टोन में उन्होंने मुझसे कहा, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था वैसे उन्होंने अब आगे कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, कि ये बच्चों में ये तुम्हारा आखिरी चैप्टर है या लेसन है जो मैं अब तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो बर्लिन अब लड़ाई हो रही थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, फ्रांस जहाँ पे फ्रांस रहता है, ठीक है। तो अब जो वॉर चल रहा था तो जर्मनी से मतलब जर्मनी जीत गया था, तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब से जो अल्साक और लोरेन ये फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऑर्डर आया था बर्लिन से कि जो अल्साक और लोरेन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब ये जर्मन टेरिटरीज़ बन गई थी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि जो नया मास्टर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो कल आएगा, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब फ्रेंच अब आगे से नहीं पढ़ाया जाएगा। और आज जो मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। फ्रेंड्स कहता है कि उसके लिए एकदम जैसे बिजली से गिर गई थी, ये जो शब्द जो एम हैमिल ने कहे थे उसके लिए एक बिजली गिरने के समान थे। ओ द रेचेस मतलब बैड पीपल, तो ओ द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट ऑन एट द टाउन हॉल। तो फ्रेंड्स के मन में आता है कि ओ उन बुरे लोगों ने, अच्छा तो बुलेटिन टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे आज ये लिखा हुआ था, मतलब ये इन्फॉर्मेशन थी। जब आपको याद होगा जब वो आ रहा था तो ब्लैक स्मिथ ने उनसे कुछ कहा था, तो ये जो खबर थी वो ये थी, ठीक है। नाउ माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Am Himmel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो फ्रेंच आगे सोचता है, मतलब उसके मन में आता है कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, मेरे को मतलब लिखना भी नहीं आता था, और मेरे मन में आ रहा था कि अब मैं आगे कभी पढ़ नहीं पाऊँगा फ्रेंच, मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा,
मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा था कि मैंने कभी भी अपने लेसन्स को सीरियसली क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों बाहर जाके बर्ड्स के अंडों को देखता रहता था, या फिर सार मतलब जो कार्ट होती है उनके ऊपर स्लाइडिंग करता रहता था। मेरी बुक्स जो मेरे को कुछ समय पहले एकदम मतलब गुस्सा सा आता था, मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, एक बोझ जैसा लगता था, जो मेरे को बहुत, जिनमें मुझे ना ग्रामर आती थी, जो सेंट्स वगैरह के बारे में जो हिस्ट्री थी फ्रेंच की, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और वो मुझे अपने एक फ्रेंड्स की तरह फ़ील हो रही थी अब, और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हैमिल भी, जब से मुझे महसूस हुआ कि अब वो जाने वाले हैं, कि मैं उन्हें वापस कभी नहीं देख पाऊँगा, तो मैं उनकी जो भी उनकी वो रूलर से लेके चलते थे, टैपिंग वगैरह करते थे, और वो कितने गुस्सैल टाइप के, कितने स्ट्रिक्ट टाइप के थे, ये सब मैं भूल गया था। मतलब मैं नहीं चाहता था कि वो भी जाएं यहाँ से आगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो है फ्रेंड सोचता है कि मतलब टीचर के साथ भी मतलब कितना बुरा हुआ, और ये जो टीचर इसीलिए आज अपने बहुत अच्छे मतलब पार्टी वाले कपड़े पहन के आए थे, क्योंकि वो अपने लास्ट लेसन वाले दिन को ऑनर करना चाहते थे, इसलिए वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आए थे। इसलिए मुझे समझ आ रहा था, और मुझे ये भी समझ आ रहा था कि जो बूढ़े लोग थे गांव के, वो बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे मेरी तरह ही, कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं गए। लेकिन ये उनका तरीका था, जो पुराने लोग बूढ़े लोग थे उनका तरीका था हमारे टीचर एम हैमिल को वो थैंक करने आए थे उनकी 40 साल की सर्विस के लिए, जो उन्होंने हमें दी थी, मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट्स को दी थी, हमारे स्कूल्स को दी थी, उन्होंने हमें पढ़ाया था 40 साल तक, उसके लिए वो उन्हें थैंक करने आए थे। और वो अपनी कंट्री फ्रांस के लिए अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे, जो कि अब उनकी नहीं रही थी, क्योंकि फ्रांस अब जर्मनी के हाथों में आ गई थी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था, और वो एम हैमिल ही थे। मेरा टर्न था पार्टिसिपल्स के बारे में आज बताने का। तो ये फ्रेंड्स कहता है कि मैंने कितनी कोशिश की थी, मतलब ये फ्रेंड्स बहुत कोशिश करता है कि मतलब ये जो भी डरावना जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे वो एकदम जल्दी से लाउडली और क्लियरली बिना किसी गलती किए वो बोल दे। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी, और मैंने बहुत सोच के मैंने ये किया था कि मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, एकदम क्लियरली और लाउडली सारा बता दूँगा। लेकिन मैं शुरुआत करते ही पहले कुछ शब्दों में ही मेरा दिमाग में सब कुछ मिक्स हो गया और मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। तो मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा था मेरी डेस्क पे, मेरे को बहुत डर लग रहा था, और मेरे के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ आ नहीं रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं टीचर की तरफ देख सकूं। I heard M. Hamill say to me, I won't call you little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we come out. That's the great trouble with Alsak. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो आगे एम हैमिल, मतलब जब फ्रेंड्स कुछ जवाब नहीं दे पाता तो एम हैमिल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स, तुम्हें बुरा लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए इस बात का। देखो ये किस तरीके से होता है कि हर दिन हम अपने आप को कहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, मैं कल सीख लूँगा, कल पढ़ लूँगा, पर नाउ यू नो कि
तुम कहाँ आ गए हो, मतलब तुम्हें पता है फ्रेंड्स कि अब हम कहाँ पहुँच गए ऐसे करते करते, कि कल सीख लूँगा, अब हमारे पास मौका नहीं है और सीखने का। और ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पूरे अल्साक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सभी लोग ऐसा करते हैं। मतलब शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी लोग जो पढ़ने को या किसी काम करने को नेक्स्ट दिन पे टाल देते हैं, मतलब उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, एंड टुमारो नेवर कम्स। नाउ दोज फेलोज आउट दे विल हैव द राइट टू सी। और अब जो अब जर्मन लोग आएंगे या फिर जो फ्रेंच लोग जो बाहर हैं, मतलब जो तुमसे मिलेंगे, कभी तुमसे बात करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे तुम्हें? तुम सोचो कि वो तुमसे कहेंगे कि तुम फ्रेंच होने का वो कर रहे हो, मतलब तुम फ्रेंच होने की बात कर रहे हो कि तुम फ्रेंच हो, तुम फ्रांस की आदमी हो, लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है और ना ही तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है, मतलब तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी आती, तो तुम काहे के फ्रेंच मैन हुए। बट फिर एम हैमल कहते हैं कि पर पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब ने गलतियाँ कर रखी हैं। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सब में कुछ ना कुछ गलती है जिससे हम अपने आप को ब्लेम कर सके। हम सब ने कुछ ना कुछ गलती करी। रीप्रोच का मतलब है टू ब्लेम, तो वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवरसेल्व्स विद, मतलब हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर रखी हैं जिसके लिए हमें अपने आप को ब्लेम लेना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो एम हैमल आगे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स, उनको कभी चिंता नहीं थी कि तुम ज़्यादा पढ़ाई करो, तुम कुछ सीखो। वो सिर्फ ये चाहते थे कि तुम भी काम पे लग जाओ, खेतों में या फिर मिल्स में, ताकि तुम भी थोड़ा और पैसा कमा पाओ और उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाए। और मैं खुद भी तो ज़िम्मेदार हूँ इस सब चीज़ों का। क्या मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था कि तुम मेरे पौधों को, मेरे फ्लावर्स को पानी दे दो पढ़ने की बजाय? और जब मेरा फ़िशिंग जाने का मन होता था, फ़िशिंग करने का मन होता था, तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया करता था? तो गलती तो इसमें मेरी भी है। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो आगे मिस्टर एम हैमल एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हुए आखिर में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे और उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें उसको अपने अंदर गार्ड करना चाहिए। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब उसको कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो लोग एनस्लेव्ड मतलब जो किसी के बंदी हो जाते हैं, मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना कि किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो दूसरा जो कहेगा उसी की बेसिस पे काम करना पड़ता है उन्हें, स्लेव जिस तरीके से होता है मतलब। तो इन्होंने लिखा है कि जब लोग ऐसे बंदी हो जाते हैं, एनस्लेव्ड हो जाते हैं, तो जब तक उनको अपनी लैंग्वेज उनके पास है, वो उसे जानते हैं, तब तक उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी है उनके पास। प्रिजन मतलब जेल, तो मतलब जेल के दरवाजे खोल के मतलब उनके पास उनकी आज़ादी की चाबी है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज नहीं भूलेंगे, जब तक अपनी लैंग्वेज को वो ज़िंदा रखेंगे। तो ऐसा एम हैमल ने कहा। देन ही ओपनड अ ग्रामर and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो ये सब कहने के बाद उन्होंने ग्रामर की एक बुक खोली और उन्होंने हमारा लेसन हमें पढ़ाया, लास्ट लेसन हमें पढ़ाया। और फ्रेंड्स ने महसूस किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसको सब कुछ समझ आ रहा था। आज उसको सब कुछ एकदम आसान लग रहा था, मतलब बहुत आसान। और उसको लग रहा था कि
उसको उसके मन में आ रहा था कि शायद मैंने कभी जानबूझकर कभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की और ना शायद एम हैमिल ने भी हमें इतना अच्छे से इतने पेशेंस के साथ हमें कभी पढ़ाने की भी कोशिश नहीं की थी, इसीलिए शायद मुझे पहले समझ नहीं आता था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. एम हैमिल को पढ़ाते देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि जो टीचर हैं वो चाहते थे कि जाने से पहले वो अपना सारा ज्ञान हमें दे जाएं और वो ज्ञान हमारे दिमाग में एक स्ट्रोक में, मतलब एक बार में एकदम हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि हम उसे कभी ना भूलें. इस तरीके से वो आज पढ़ा रहे थे. तो आगे लिखा है कि after the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamill had new copies for us, written in beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. तो जैसे ग्रामर का लेसन पूरा हुआ, मतलब उन्होंने पढ़ा दिया था, तो उन्होंने अब एक राइटिंग का लेसन स्टार्ट किया, मतलब जिसमें लिखना होता है. तो उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई नोटबुक्स लेके आए थे, न्यू कॉपीज़ लेके आए थे, जिनमें कॉपीज़ में बहुत सुंदर तरीके से फ्रांस अल्साक लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but no one paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the peasants? तो आगे इसमें कहा गया है कि जो हैंड रिटन कॉपीज़ एम हैमिल ने उन्हें दी थी, उनके ऊपर जो फ्रांस अल्साक लिखा हुआ था, वो एकदम झंडों की तरफ, फ्रेंच फ्लैग्स की तरह लग रहा था, जो हवा में उनकी स्कूल रूम में हर तरफ उड़ रहे थे. मतलब वो इस तरीके से लिखे गए थे कि वो एक फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे, जो सारे क्लासरूम में ऐसे उड़ रहे थे. ऐसा लग रहा और जैसे लहरा रहे थे, नॉट उड़ रहे थे, लहरा रहे थे. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ डेस्क, हमारी डेस्क की जो रोड थी उस पर टंगे हुए झंडों की तरह लहराते हुए लग रहे थे वो. आगे फ्रेंड्स कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए था कि सब लोग अपने काम में किस तरह लगे हुए थे, एकदम शांति से. सिर्फ जो आवाज़ क्लास में सुनाई दे रही थी वो सिर्फ पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी. जब पेन से हम लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है ना, तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे तो बस वो स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी और सब कुछ शांत था. एक बार कुछ बीटल्स, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं बीटल्स, वो अंदर आ गए थे, पर किसी ने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया. जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी अपने काम में लगे हुए थे. Who worked right on tracing the fish hooks as if that was French too. On the roof, the peasants cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the peasants? तो इसमें लिखा है कि जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी अपने फिश हुक्स को एकदम बांधने में इस तरीके से लगे हुए थे जैसे ये उनका फ्रेंच का लेसन हो. वो भी एकदम फुल डेडिकेशन से, उन्होंने भी नहीं देखा था उन बीटल्स को. और छत के ऊपर कबूतरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही धीमी. और उनको सुन के मेरे मन में ख्याल आया कि क्या ये जो लोग हैं, जो जर्मन लोग हैं, क्या ये इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर कर देंगे. मतलब विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, की क्या कबूतर लोगों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर कर देंगे. मतलब ये एक आयरनी है कि लोगों को तो मजबूर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी कंट्री को एनस्लेव कर लेते हो, आप उनको हरा देते हो, तो क्या आप उनके जो जानवर हैं जैसे पीजन्स, उनको भी क्या आप बंदी कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर कल्चर या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉलो करने के लिए. तो आगे पढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं या आप फाइंड कर लीजिएगा आंसर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind
just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows on to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं लिखते लिखते जब बीच में ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा कि एम हैमल एकदम बिना किसी मूवमेंट के मोशनलेसली अपनी चेयर में बैठे हुए थे और एक चीज़ से फिर दूसरी तरफ की चीज़ की तरफ घूर रहे थे, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा था उनको देख कि वो अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे कि कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है उस छोटे से क्लासरूम में। सोच के देखो मतलब फैंसी हाउ गुड इज़ दैट कि उन्होंने 40 साल तक इसी सेम जगह पर उन्होंने पढ़ाया है और उनका गार्डन विंडो के बाहर था और उनकी क्लास के बच्चे उनके सामने, मतलब हमेशा 40 साल तक ऐसा रहा है और अब उनको ये छोड़कर जाना पड़ रहा था। तो आप सोच भी नहीं सकते उनको कैसी फीलिंग आ रही होगी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, मतलब 40 साल में सिर्फ यही फ़र्क आया है कि जो डेस्क और बेंचेस हैं वो मतलब घिस घिस के वो एकदम स्मूथ हो गई हैं। जो बाहर जो गार्डन में जो वॉलनट के पेड़ लगाए थे एम हैमल ने, वो बढ़ गए थे, लंबे हो गए थे। और जो उन्होंने होप वाइन मतलब जो बेल लगाई थी खुद उन्होंने, वो एकदम घूम फिर के एकदम उनकी विंडो से छिले के छत तक जा रही थी। मतलब ये सब देख के उनका दिल कितना बुरी तरीके से टूटा होगा कि उनको ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था और उनको कितना बुरा लग रहा होगा। ये आवाज़ें आ रही थी ऊपर से कि उनकी बहन ऊपर वाले रूम में सब अपने ट्रंक्स मतलब अपने बॉक्सेस वगैरह सब पैक करी थी, अपना सामान पैक करी थी। तो ये सब उनको सुन रहा था कि ट्रंक्स वगैरह पैक किए जा रहे हैं, तो उनको ये सब देख के कितना बुरा लग रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा उन्हें, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें कंट्री छोड़ के जाना था, मतलब फ्रांस छोड़ के जाना था उन्हें। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the baby chanted their ba, baby, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it. That last lesson. तो सॉरी आगे फ्रेंड्स लिखता है कि लेकिन जो एम हैमल थे उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हर चीज़ को लास्ट तक पूरा करते थे। तो वो लेसन को भी जब बच्चे लिख रहे थे तो उन्होंने लास्ट तक बच्चों को लिखते हुए रोका नहीं, उन्होंने उनको लिखने दिया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, जब राइटिंग लेसन हो गया था तो हमें हिस्ट्री के बारे में एक लेसन था। और उसके बाद में जो बच्चे थे उनको बा, बेबी, बू ये सब वो बोल रहे थे। चांटेड मतलब एक साथ बोलना, ऐसे मंत्र की तरह जपना, वो ये सब जप रहे थे। डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर, मतलब पीछे की बेंच पे जो ओल्ड होजर बैठे हुए थे बाकी सब लोगों के साथ, उन्होंने अपनी चश्मा लगा रखी थी और वो अपनी प्राइमर को हाथ में लिए हुए उसमें लिखे हुए लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। और आप देख सकते थे कि वो भी, उनकी आंखें भी भरी हुई थी, वो भी रो रहे थे, उनकी आवाज़ में कंपन था, इमोशंस की वजह से उनको बुरा लग रहा था। उनको सुन के ऐसे मतलब हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो रोते रोते चांटिंग कर रहे थे और साथ साथ में रोना भी आ रहा था। एंड मुझे ये सब कितना क्लियरली याद है, वो लास्ट लेसन। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट? All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. तो आगे दिया हुआ है कि जब ये सब हो गया था तो अचानक से चर्च क्लॉक में 12, चर्च क्लॉक शायद चर्च में चर्च होगा पास में, तो चर्च क्लॉक में 12 बजकर जो मतलब होता है ना, मतलब जब क्लॉक आर 12 पे गया तो आवाज़ आती है ऐसे बिंग बैंग जैसे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ब्रेक टाइम हो गया था, मतलब
प्रेयर की थी उन्होंने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। तो जो प्रशियन सोल्जर्स जो खेत में सो मिल में ड्रिलिंग कर रहे थे, उनके लौटने की आवाज़ आ रही थी कि वो अपनी ड्रिल से वापस आ गए थे, और उनके आने की आवाज़ हमारी विंडो से होते हुए हम तक पहुंच रही थी। तो एम हैमिल खड़े हुए, वो मतलब उनका रंग पीला पड़ गया था टेंशन की वजह से, दुख की वजह से। वो अपनी चेयर से खड़े हुए। मैंने उनको कभी भी इस तरीके से नहीं देखा था। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मतलब फ्रेंड जिससे कहना चाहता है कि उन्होंने कभी भी मिस्टर एम हैमिल को इस तरीके से कभी भी नहीं देखा था। मतलब वो कभी भी इस तरीके से एकदम पेल और इतने मतलब दुर्बल की टॉल जब इंसान हो जाता तो थोड़ा झुक जाता, तो उसी तरीके से थोड़े झुके हुए थे। तो मैंने उनको इस तरीके से कभी देखा नहीं था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो एम हैमिल ने कहना शुरू किया कि मेरे दोस्तों आए, मतलब मैं, पर वो आगे कुछ कह नहीं पाए क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कुछ अटक गया है। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि, और ये आप समझ सकते हैं किस लिए हो रहा था, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France। तो वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो कुछ कह नहीं पाए तो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी हिम्मत डालते हुए बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस। वीवे ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। लॉन्ग लिव मतलब फ्रांस अमर रहे, तो उन्होंने ये लिखा। देन ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go। तो उन्होंने लिखा और फिर वो रुक गए और अपना सर दीवार, ब्लैक बोर्ड की ओर, दीवार की ओर झुकाते हुए उन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ एक जेस्चर दिया। जेस्चर मतलब बॉडी लैंग्वेज से एक एक्सप्रेशन दिया, अपने हाथ से हमें उन्होंने बोला कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, मतलब स्कूल आज के लिए ख़त्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं। बस तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट लेसन। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप खुद फाइंड कीजिए टेक्स्ट से, और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी मैं और चैप्टर्स की समरी या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अपने चैनल पे शेयर करूँगी। तो प्रेस द बेल आइकन so that you can know about my latest video. Thanks for watching. Bye bye.